हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपसे कहा गया था कि अगर आपको RIB NTPC की वीडियो अच्छी लगेगी तो आपसे डेली एक प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा ऑनलाइन, जो यूपी लेखपाल के लिए होगा। स्पेशली जीके का या सब्जेक्ट वाइज लगवाए जाएंगे, कभी हिंदी का कभी जीके का, या एक दिन में दो भी लगवाए जा सकते हैं, जैसे जैसे पेपर एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आएगा। तो इस वीडियो के थ्रू अपन क्या देखेंगे, पहला जो सेट पेपर है आपका यूपी लेखपाल के लिए जीके का। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है। और आपको पता है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए, तो पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो है आपका यूपी लेखपाल सामान्य ज्ञान का, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन जो कि आने हैं, जैसा पेपर में आना है लगभग कॉपी करा गया है कि वैसे ही आपको बनाया जाए पेपर, ठीक है। पहला प्रैक्टिस सेट है जो लगाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1910, 1902, 1916 या 1921। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1910, 1902, 1916 या 1921। चलिए देखिए, अपने आप को आजमाइए कितना सही लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाया गया था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अवध के लिए निम्न में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? अवध के जो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में, वो किस व्यक्ति ने बनवाया था? तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए है आपका असफ उद्दौला, ऑप्शन नंबर ए सूजा उद्दौला, 2 आसिफ जहाँ मित्र, ऑप्शन नंबर सी, और आपका यामिन उद्दौला, ऑप्शन नंबर दिल्ली। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा असफ उद्दौला, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों ही कहाँ पे हैं? आपके लखनऊ में, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला, निम्न में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती क्या कहलाती है? चलो ज़रा बताएंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, या नहीं पता होगा तो इससे नए क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिश्रित खेती की विशेषता क्या बताना है आपको? मिश्रित खेती क्या होती है? चलिए ऑप्शन नंबर ए नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ की गई खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती। या दो से अधिक फसलों के एक ही साथ करना मिश्रित खेती कहलाता है। या पशुपालन और फसल उगाने को एक साथ करने को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती। या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा सही। वो क्या हो जाएगा? पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों को एक साथ किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन? तो आपको पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बॉम्बे, उत्तर प्रदेश के लिए ऑप्शन आप इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यूपी जो है आपका गेहूं में सबसे अग्रणी राज्य है, और गन्ने में भी सबसे अग्रणी राज्य आपका कौन है? यूपी, ध्यान रखना दोनों। निम्न से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े समय क्षेत्र में उगाई जाती है? तो खेती के बारे में, अगर कृषि के बारे में आपने पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ठीक है। लंबे चौड़े फसल तक अगर क्षेत्र में अगर कृषि कोई फसलें उगाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि, बागानी कृषि, रोपण कृषि या गहन कृषि? तो ऑप्शन नंबर सी, रोपण कृषि है जो बहुत लंबे समय तक, जैसे आपका गन्ना हो गया, गन्ना जो है लंबे समय तक, यानी ऐसा कहा जाता है कि एक बार गन्ना बुवाई के बाद 3 बार उसको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो रोपी जाती है जो फसल, उसको क्या कहा जाता है? लंबे क्षेत्र में जो है वो बोई जाती है, ठीक है। जैसे कि आप गन्ना लंबे क्षेत्र, बहुत ज़्यादा यूपी में जो है गन्ना उगाया जाता है, क्यों? बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में, क्योंकि वो क्या है? रोपण फसल, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता रहता है, कॉमन क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। हम बार बार जो सरल क्वेश्चन है उनके ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ते जाइए, आपके सामने। उसके बाद आपका देश बंधु किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनामों में से क्वेश्चन आता है, क्या देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल या भगत सिंह? तो आपको पता होगा देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास को, ठीक है। देश बंधु, यार देखो देशी नाम है इसलिए देश बंधु आएगा। एक दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो वो है CF एंड्रूज। कौन है? CF एंड्रूज।
आता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला आपका भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत कोकिला, तो आपको पता होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को। तो लता मंगेशकर ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और पीटी उषा। तो लोग बाग क्या लगा के आते हैं भारत कोकिला में? लता मंगेशकर, जबकि यह ऑप्शन जो है वो पूर्णतः गलत है। तो भारत कोकिला कहे तो आपको सरोजिनी नायडू लगाना है। क्या लगाना है? सरोजिनी नायडू लगाना क्या है। अगर स्वर कोकिला कहे, क्या कहे? स्वर कोकिला कहे, तब जाके आपको क्या लगाना है? लता मंगेशकर, ठीक है। हाँ, विशेष याद रखना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो आपको पता होगा रबी की फसल के बारे में कि चावल है, सरसों है, मोटे अनाज हैं, कपास है। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे, क्योंकि ऐसी फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएगी, ठीक है। तो उस फसल को क्या कहा जाता है? रबी की फसल, ठीक है। जैसे इसमें गेहूँ आता है, चना आता है, मटर आता है, ये सब किस में आते हैं? रबी की फसल में। सरसों आता है, ठीक है। अगला आपका, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल भी कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा चलाई गई पहल है? तो ऑप्शन नंबर आपका महाराष्ट्र सरकार, मोनसेंटो या SBI या आपका ITC। तो ये ऑप्शन नंबर दिल्ली का आंसर हो जाएगा, ITC द्वारा चलाई गई ई चौपाल। अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? औसत पैदावार बतानी है गेहूं की। 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम, 500 से 1000 प्रति हेक्टेयर, 1000 से 2000 या 2000 से अधिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दिल्ली हो जाएगा। 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में जो है गेहूं की पैदावार मानी जाती है भारत के अंदर, ठीक है। हेक्टेयर क्या होता है आपको पता होगा। निम्न में से किसको लोकनायक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से उपनाम से क्वेश्चन आया है। लोकनायक यानी कि किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज, तो हमने अभी आपको बताया है। CF एंड्रूज मतलब दीनबंधु कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? दीनबंधु, ठीक है। हाँ, और जयप्रकाश नारायण को ही क्या कहा जाता है? आपका लोकनायक। क्या कहा जाता है? लोकनायक, ठीक है। हाँ, जयप्रकाश नारायण कभी भी आए, लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। चित्तरंजन दास को आपको पता है देशबंधु कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से अन्य ऑप्शन को भी देखते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है आपको पता होगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, यूपी, केरल या बिहार। तो आपको पता होगा बिहार में आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या की बात करें तो यूपी में है, ठीक है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की। और जनसंख्या घनत्व किसके पास सबसे ज़्यादा है? बिहार, यानी कि अधिक कम ज़मीन पर ज़्यादा लोग रहते हैं बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? वहाँ पूछा है राज्य, यहाँ पूछा है शहर। तो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर कौन सा है आप बताइए? कल्याण, कानपुर, हैदराबाद या विजयवाड़ा। इन सब में से बताना है आपको। कल्याण, कानपुर, हैदराबाद या विजयवाड़ा। तो इन सब में से आपका कौन सा है? हैदराबाद, ठीक है। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपना नाम पढ़ लेता है, कोई भाषा पढ़ ले सकता है, 7 वर्ष से अधिक का हो और कोई भी भाषा समझ या लिख पढ़ लेता हो, ठीक है, या पढ़ना लिखना गिनना जानता हो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या परिभाषा है पढ़े लिखे की? 7 वर्ष से अधिक उम्र का हो और कोई भी भाषा समझ सकता हो, चाहे पढ़कर चाहे लिखकर, ठीक है। अगला, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? देखो एक और ऑप्शन आया है आपको उपनाम से। लोकमान्य आपको पता होगा, लोकमान्य किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को या दादा भाई नौरोजी को या बाल गंगाधर तिलक को या राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता होगा लोकमान्य तिलक। सीधा एक बार नाम लेते हैं अपन लोकमान्य तिलक, तो किसको? वो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो आपको याद रहेगा बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं को वैलेंटाइन्स रूल ने क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक। ये क्वेश्चन आएगा कभी
भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वैलेंटाइन रोल ने इन्हें कहा है भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे, घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीज होते हैं कहलाते हैं? धान, जई, अनाज या चारा? सोडम। तो आपको पता है अनाज होता है जो घास जैसे होते हैं और सब में माड़ीदार यानी कि स्टार्च होता है। ठीक है, तो अनाज कहलाते हैं सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल तीनों मौसम में पाई जाती है? तो धान की फसल किस क्षेत्र में तीनों मौसम में पाई जाती है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, या तटीय करल में, या ब्रह्मपुत्र घाटी में, या तटवर्ती तमिलनाडु में? तो आपका जो ब्रह्मपुत्र घाटी का जो क्षेत्र है उसमें 3 मौसम में आपको धान की फसल ही मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र घाटी में धान की फसल। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का स्थान बताना है। बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आपका दूसरा स्थान हो जाएगा चावल उत्पादन में। कौन सा? 2nd नंबर भारत है चावल उत्पादन में। ठीक। अगला, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? फिर से उपाधियों का क्वेश्चन आया है। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कौन सी उपाधि दी? तो आपको पता होना चाहिए क्या दी है। कबीराज दी है, संत दी है, गुरुदेव दी है या बापू? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी आपकी गुरुदेव, यानी कि इन्होंने दोनों लोगों ने एक्सचेंज कर लिया था कुल मिला के बाद। ये इन्होंने इन्हें गुरुदेव कहा था, इन्होंने इन्हें महात्मा कहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा महात्मा की इन्होंने गांधी जी को किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बाकी अलग अलग जो हैं उपाधियाँ एक दूसरे को देते रहते थे ये लोग। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने करा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गणेश महोत्सव की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने या लोकमान्य तिलक ने करी थी मुंबई महाराष्ट्र से। ठीक है, पुणे से। उसके बाद निम्नलिखित से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? भारत का स्थान किस में उत्पादक में नहीं है? तो आपको बताना है आलू, गन्ना, चावल या गेहूँ। आपको पता होना चाहिए कि आलू में यूपी जो है अग्रणी है, या गन्ने में है, और गेहूं में है। आपका चावल में नहीं है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? चावल, क्योंकि उसमें पूछा है नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात, ये लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 1951 के हिसाब से पूछ रहा है, ध्यान रखना। 936, 926, 946 या 956? 1951 के तहत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 946 जो है लिंगानुपात है 1951 की जनगणना से। तो कमेंट में आप बताइए 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है भारत में। ठीक है, अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितने % रहता है? भारत में दुनिया की कुल आबादी का, भारत अगर विश्व की देखी जाए कितनी आबादी, तो कितनी? लगभग 17% आबादी जो है भारत में निवास करती है। ठीक है, आपको बताना है दुनिया के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, कमेंट करके बताइए आप। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये आपको खुद बताना है। ठीक है, कमेंट में जाके बताइए आप इसका जो आंसर है इंकलाब जिंदाबाद। कमेंट करिए इसका आंसर जल्दी से जल्दी। ठीक, हाँ तो अगर वीडियो में थोड़ा आज कोई डिस्टर्बेंस लगा हो आपको, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा था थोड़ा, और मोबाइल भी थोड़ा हरकत कर रहा था, क्योंकि मोबाइल से शूट करनी पड़ रही अभी कुछ समस्याओं की वजह से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक सेट पेपर, पहला सेट पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको ध्यान रखा जाएगा कि अच्छे से कराए जाएँ सारे पेपर। ठीक है, देखिए 25 क्वेश्चन के 25 के क्वेश्चन इस तरह से अगर आप डेली 25 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप खुद लगाइए हिसाब कितने सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कोशिश करी जाएगी हर सब्जेक्ट का एक पेपर आपको लगवाया जाए। एक दिन में 2 पेपर तो लगवाए जाएँ, 2 पेपर 2 सब्जेक्ट के। ठीक है, हिंदी का भी लगा सकते, कभी भी ग्रामीण विकास का लगा सकते। ये आपका जो पेपर था वो था जीके का पहला पेपर है आपका, तो थोड़ा लगने में दिक्कत थी, जबकि हमें लगता है पहले की कल वाली जो वीडियो थी वो अच्छे से रिकॉर्ड हुई थी। आज थोड़ा दिक्कत मोबाइल भी कर रहा था, तो इसको भी देख लिया जाएगा आज। ठीक है, बाकी जो डिस्टर्बेंस होगा उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और आपको पता है किन किन लोगों को लेखपाल का पेपर देना है। तो इस तरह से ये पहला सेट पेपर था, ये आपके सामने डेमो कह सकते हो आप, और बहुत अच्छे सेट पेपर हैं। ये पहला आप सोचो, पहला बनाया ही था पहला कुछ समय पहले, बहुत समय पहले, और आज आपसे लगवाया जाएगा। आगे तो बहुत अच्छे पेपर हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले आने वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है,
और इस GK ऐसा नहीं है कि केवल और केवल, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल लेखपाल के लिए हैं, बाकी 50% ऐसे क्वेश्चन है कि किसी भी एग्जाम में आप इसको ग्रुप डी में भी लगा सकते हो। ठीक है, GK तो हर एग्जाम में आती है ना, और GK का कोई सार नहीं है कि सॉरी सार नहीं, कोई वो नहीं है अंत ना आदि कहाँ से आ जाए कहाँ किस एग्जाम में। तो लगभग सब लोगों को शेयर करिए ये वीडियो, आने वाले लोगों को मान लो वीडियो में भी क्वेश्चन आएंगे तो इससे आ सकता है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन हमें बार बार ना लगवाना पड़े, इसलिए आपको याद रखना है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और ऑल पे क्लिक करना है जिससे आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। अगर रिस्पॉन्स अच्छे रहते हैं तो वीडियो बनाने में भी मन लगता है। ठीक है, क्योंकि समय निकाल कर वीडियो बनाई जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।